हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप केवीएस और सीटेट देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है, हमें ये बताना है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या फिर बच्चा ने ट्यूशन नहीं लिया। तो हमें सबसे बेस्ट इसमें से ऑप्शन चूज करना है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं हो, सारे बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य होते हैं। सारे बच्चे के एक जनरल इंटेलिजेंस होता है कि हर बच्चा कुछ ना सीखने का क्षमता रखता है। सेकंड आता है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है। ये मानना भी गलत होगा कि बच्चे ने उत्तरों को, अगर बच्चा कोई चीज अच्छे से समझेगा ही नहीं तो फिर वो उस अच्छे से आंसर कैसे करेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आई है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। हर एक स्टूडेंट को प्राइवेट ट्यूशन, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी स्टूडेंट को प्राइवेट ट्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसे जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो टीचर से पूछे, उसे प्राइवेट ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। व्यवस्था फेल हुई, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो मानना ये होता है कि जो स्कूल की व्यवस्था है वो फेल हुई है। क्योंकि अगर कोई टीचर स्टूडेंट को कुछ समझाता है और स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम टीचर के समझाने में है। अगर टीचर अच्छे से समझा नहीं सकता है तो वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगर टीचर अच्छे से समझाएगा, बच्चे को जितनी बार समझ में नहीं आता है उतनी बार बच्चा उससे पूछ सकता है। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तब तक वो उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करे। तो अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्था फेल हुई है, जो हमारा सिस्टम है वो फेल हुआ है। जो हम टीचर मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फेल हुई हैं। वो अच्छे से बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई कमी है, उसका मतलब ये है कि व्यवस्था में, टीचर में, स्कूल में, इन सब में कोई कमी है, व्यवस्था फेल हुई है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ये मिसप्रिंट हो गया है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए मीन्स कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो इसके लिए प्रभावशाली उपाय क्या होगा। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देना। हम ऐसा करेंगे कि जो अनुशासनहीन, जो मतलब क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन छात्रों को क्लास से बाहर भेज देंगे। तो फिर जो टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़ें वो पढ़ नहीं पाएगा। फिर बच्चे के स्कूल आने का मतलब क्या हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग बनाए और जैसा बच्चा चाहता है उस हिसाब से बच्चे को समझाए। तो ये ऑप्शन हमारा थोड़ा सा सही है, लेकिन हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, हम छात्रों के अभिभावक को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे कि आपका जो बच्चा है वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। बेस्ट ऑप्शन हमें यही लग रहा है। अनुशासनहीन जो छात्र हैं उनको हम विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे। आखिर वो क्यों क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से। तो हम अगर उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो टीचर कोशिश करेगा कि किसी इंटरेस्टिंग मेथड से, स्टोरी टेलिंग मेथड मीन्स की कहानी सुना के, या फिर टूर मेथड, क्षेत्र भ्रमण मेथड, इन सारे मेथड से पढ़ाए ताकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए और वो क्लास को डिस्टर्ब करना बंद कर दे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।
ये बताना है कि आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। हमें ये बताना है कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में मिलके बातचीत कर रहे हो तो वो क्या एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। उससे हमारा लर्निंग ही होता है। तो कभी भी दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं, उनका कोई मिलने का कोई मकसद हो, कुछ सीखना हो, तो वो क्या होता है, एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल ही सत्य है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो कोलबर्ग ने जो विकास का, डेवलपमेंट का जो थ्योरी दिया है, उनका जो नैतिक विकास से संबंधित है, मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। कोलबर्ग ने ये बताया कि जो भी मोरल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, ये बच्चे में 3 से 7 साल के बीच में होता है। दूसरा उन्होंने स्टेज बताया परंपरागत। परंपरागत स्तर, ये बच्चे में 7 से 11 साल के बीच में जब वो होता है तब ये डेवलपमेंट होता है। एंड थर्ड उन्होंने बताया उत्तर परंपरागत स्तर। ये बच्चा जब 11 से 17 साल के बीच में होता है तब इसका डेवलपमेंट। तो इन्होंने 3 स्तर बताया, 3 स्टेजेस बताया इन्होंने। नैतिक विकास के 3 स्टेजेस इन्होंने बताए कोलबर्ग ने। और इन 3 स्टेजेस के अंदर उन्होंने सॉरी, इन्होंने 3 ये लेवल्स हैं, स्तर है ये, लेवल्स बताए। और इन 3 लेवल्स के अंदर इन्होंने 6 स्टेजेस बताए। तो कभी भी पेपर में पूछे कि कोलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस बताए, तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताए। कौन कौन से, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर एंड उत्तर परंपरागत स्तर। और इसके अंदर उन्होंने हर एक स्टेज के अंदर, हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस बताए हैं। तो कितने लेवल्स कितने हो गए, 3, और स्टेजेस कितने हो गए, 6। तो कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना है कि जब भी हम शिक्षण करा रहे हैं, इसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हो रही है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए हमें। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो कभी भी विषय वस्तु जो है उसका कठिनाई स्तर का ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हम उसको मोल्ड कर सके, मीन्स कि उसको उसमें परिवर्तन कर सके। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसे हम अलग तरह के क्वेश्चंस देंगे। अगर कोई जो जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें हम अलग तरह के क्वेश्चंस देंगे। तो विषय वस्तु के कठिनाई स्तर तो गलत हो गया। गृह कार्य की जांच में लगन, ये ऑप्शन सही है। गृह कार्य की जांच में लगन होनी चाहिए, मीन्स गृह कार्य अगर कोई होमवर्क दिया गया है तो उसको चेक करना चाहिए हमें। लेकिन हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। भली प्रकार ध्यान किसका रखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, अनुशासन और नियमित उपस्थिति। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्लास में अनुशासन मतलब बच्चे अनुशासन में रहें, और नियमित मीन्स की रेगुलर आए, ये बात भी सही है। लेकिन विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अगर विद्यार्थी एक्टिव रहेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, विद्यार्थियों की सक्रिय विद्यार्थी जो है वो एक्टिव होने चाहिए क्लास में, तब क्या होगा सबसे अच्छा
जो भी शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे तरह से होगा और बहुत ही इफेक्टिव माना जाएगा। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थी जो है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्लासरूम में एक्टिव होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। हमें ये बताना है कि जो अधिगम क्षमता है, जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, वो किससे प्रभावित नहीं होती है। अनुवांशिकता नहीं बताना है हमें, किससे प्रभावित नहीं होती है। वातावरण, प्रशिक्षण शिक्षा या राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्रीयता है, नेशनैलिटी है, इससे अधिगम क्षमता हमारी प्रभावित नहीं होती है। अनुवांशिकता से हमारी अधिगम क्षमता प्रभावित हो सकती है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का आईक्यू लेवल कम है, तो ऐसा माना जाता है कि हेरिडिटी या जीन्स के थ्रू उस बच्चे का भी आईक्यू लेवल कम हो सकता है। वातावरण, कोई बच्चा अगर अच्छे वातावरण में रहता है तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होगी। अगर किसी को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो सकती है। प्रशिक्षण शिक्षण, अगर अच्छे से शिक्षण नहीं दिया जाए, मीन्स कि टीचर कोई टीचर होता है जो अच्छे से अपनी बातों को समझा नहीं पाता है, कोई टीचर होता है जो अपनी बातों को अच्छे से समझा पाता है। तो अगर उसे अच्छा टीचर मिलेगा तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, अगर अच्छे अच्छे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे भी उसकी अधिगम क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन राष्ट्रीयता इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। आप किस राष्ट्र से हैं ये नहीं मायने रखता है आपकी अधिगम क्षमता को बढ़ाने या घटाने में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। हमें ये बताना है सीखने का प्राथमिक जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, उसमें उसमें से एक कौन सा है। अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो जो लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी है, उन्होंने प्राथमिक नियम बताए हैं कुछ लर्निंग के। प्राइमरी लॉ बताया है उन्होंने, प्राथमिक नियम। सीखने के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं। तत्परता का नियम, किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अभ्यास का नियम, का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। और प्रभाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो जो थॉर्नडाइक ने तीन लर्निंग प्राइमरी लॉ ऑफ थ्योरी बताई है, लर्निंग थ्योरी, उसमें क्या है, रेडीनेस, सेकेंड है प्रैक्टिस, एंड थर्ड है अफेक्ट। मीन्स किसी भी चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सीखने पे। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे, तत्परता से। किसी भी चीज़ को हम अगर सीखने में तत्पर रहेंगे, मीन्स कि इच्छुक रहेंगे सीखने में, तो वो चीज़ हम जल्दी सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसा कौन से कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनुकरण, प्रशासन एवं प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो अनुकरण से भी हम सीखते हैं। कोई भी हमारे सामने कुछ कर रहा होता है तो उसको देख के हम कॉपी करते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है, ये भी प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को। प्रशंसा एवं निंदा, अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है, मीन्स कि आपकी कोई तारीफ करता है कि आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, तो आप कोशिश करते हैं कि और अच्छी राइटिंग बनाए, कि हमें और अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिले। और अगर कोई निंदा करता है, मीन्स कि अगर कोई वेरी बैड लिख देता है आपकी कॉपी पे, टीचर्स लिख देते हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि मेरी राइटिंग और इम्प्रूव हो। तो इससे भी हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। ये ऑप्शन भी सही हो गया। प्रतियोगिता, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम उस प्रतियोगिता को जीते। तो इससे भी हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। हम अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे उस प्रतियोगिता में, तभी हम उस प्रतियोगिता को जीत पाएंगे। तो इससे भी हमारी सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रभावित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी से ही हमारे सीखने की प्रक्रिया क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तिगत व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, और उपयुक्त सभी।
बालक किसी भी चीज को सीखने में प्रेरित हो, मीन्स कि उसको हम एंकरेज करें सीखने के लिए, तो इसमें किसको उपयोगी माना जाएगा? तो इसमें हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कम बुद्धि वाला है, आईक्यू लेवल उसका कम है, तो हमें उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसकी आईक्यू, उसकी जो व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड, इससे भी बच्चा प्रेरित होता है सीखने के लिए, कि अगर आप उसको पुरस्कार देंगे या फिर दंड देंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा। तो इससे भी बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है, मीन्स वो अपना चाहेगा कि हम अपना अच्छा परफॉर्म करें। प्रशंसा बरतना, अगर आप किसी की प्रशंसा करेंगे या फिर उसकी बुराई करेंगे, तो इससे भी वो चाहेगा कि मेरी बुराई ना हो, हर जगह मेरी प्रशंसा ही हो। तो इससे भी बच्चा सीखने के लिए क्या होगा? प्रेरित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बालक को सीखने में प्रेरणा कौन देता है? ये सारी चीजें बालक को सीखने के लिए एंकरेज करती हैं, कि हमारी कहीं भी प्रशंसा हो, तारीफ हो, हमारी बुराई ना हो। तो ये सारी चीजें क्या करती है? सीखने में हेल्प करती हैं, प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, हमें ये बताना है बालक कब सबसे ज्यादा स्व केंद्रित होता है। तो वो जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो जो 3 से 6 वर्ष की एज होती है, उसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा स्व केंद्रित होता है। इसमें इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड का एज है, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा सबसे ज्यादा स्व केंद्रित होता है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो आप उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो हमारे सिलेबस से हट के क्वेश्चंस करते हैं, तो या फिर उनमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की। पढ़ रहे होते हैं साइंस और क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स का, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे अपनी क्लास में सही दिशा में लाएंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने में की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्टिव बच्चा होता है, आपने भी अपने क्लासेस में देखा होगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा होता है उसे हम क्या करते हैं? मॉनिटर बना देते हैं क्लास को, क्लास का नेतृत्व करने के लिए उसको कह देते हैं। कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड साफ करना, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उसको हम मॉनिटर बना देते हैं। क्लास में चेकलिस्ट बनाना हो, जैसे किस बच्चे की कॉपी कंप्लीट है, किसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो हम उसको वो काम कर दे देंगे, ताकि वो क्लास को डिस्टर्ब ना करे। अगर वो ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने लगेगा, किसी भी क्लास में जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, इधर उधर की क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इससे बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। तो हम उसे क्या करेंगे? क्लास का नेतृत्व करने के लिए दे देंगे, कि वो कक्षा का नेतृत्व करे, मीन्स की क्लास में एज अ मॉनिटर परफॉर्म करे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसे हम मॉनिटर बना देंगे, क्लास का मॉनिटर बना देंगे, ताकि उसकी जो एक्टिवनेस है वो यहाँ शो हो सके, वो अपना लीडरशिप, उसके में लीडरशिप स्किल भी इससे डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे? उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आपकी कक्षा में बोला गया कि आप दो दो मंदबुद्धि बालक हैं, उनको आपको अपनी कक्षा में बैठाना है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, अ, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो हम किसी भी विद्यार्थी को अपने कक्षा में बैठाने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, समावेशी शिक्षण चल रहा है। समावेशी शिक्षा में हर किसी को देना है, मीन्स की नो रिजेक्शन पॉलिसी, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते अपनी क्लास में बैठाने के लिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बैठाने के लिए बोलेंगे। पहले जो एजुकेशन था वो स्पेशल स्कूल्स खोले जाते थे, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता था, एक क्लास रखता था जिसमें सिर्फ उसी टाइप के चाइल्ड्स बैठते थे। या फिर जैसे कि ब्लाइंड चाइल्ड्स के लिए अलग स्कूल खोले जाते हैं, या फिर उसी स्कूल में अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाती है, अलग से रिसोर्स रूम बनाया जाता है, उस रूम में जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं।
तो ये भी हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। हम अपने क्लास में हर एक बच्चे को बैठाएंगे, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो बहुभाषी हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, हम उसे अपने क्लास में बैठाने से मना नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हमें उसे कैसे पढ़ाना है, सारे बच्चों के साथ उसे हमें कैसे पढ़ाना है, इसकी हम अलग अलग तकनीक ढूंढेंगे कि किस वे में हम पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आए, चाहे वो मंद बुद्धि हो और चाहे वो कुशाग्र बुद्धि हो। तो हम क्या करेंगे, तकनीक सीखेंगे कि कैसे उस बच्चे को हमें पढ़ाना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षा देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक साधन संपन्न कब होगा, ऐसा कब माना जाएगा कि एक शिक्षक के पास हर एक साधन है। तो शिक्षक की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो ये होती है कि चिल्ड्रंस को जो भी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब एक शिक्षक माना जाएगा कि हाँ वो संपन्न शिक्षण है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, शिक्षक की सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है, सबसे बड़ा धन क्या होता है, सबसे बड़ी निधि क्या होती है। तो शिक्षक की सबसे बड़ी निधि होती है छात्रों का उन पर विश्वास। छात्र उन पे कितना विश्वास करते हैं कि हाँ हमारे टीचर जो बताएंगे वो सही ही बताएंगे। तो ये छात्रों का विश्वास जो होता है वो उनकी सबसे बड़ी वेल्थ होती है। और सबसे बड़ी वो साधन संपन्नता जो होती है उनकी, कैसे माना जाएगा कि वो टीचर एक संपन्न टीचर है। तो क्या होगा, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मीन्स कि उन अपने विद्यार्थियों को समस्या को वो कैसे हल करते हैं इसका ज्ञान उसको होना चाहिए उस टीचर को, तभी हम मानेंगे कि हाँ वो एक संपन्न टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। परिवार एक साधन है, हमें ये बताना है परिवार किस चीज का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। तो अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हम घर परिवार से सीखते हैं वो किस तरह का एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। औपचारिक क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मल मीन्स की ऑफिशियल टाइप का थोड़ा हो गया कि हमें एकदम टाइम पे स्कूल जाना है, इतने पीरियड्स पढ़ाई होंगे, सिलेबस हमारा दिया हुआ है कि इस सिलेबस को हमें पढ़ना है। तो ये औपचारिक शिक्षा हो गया। अनौपचारिक मीन्स हमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, हम ऐसे ही अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने घर में लोग जैसे बिहेव करते हैं उनसे सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। हर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए गेम पीरियड अलॉट किया जाता है। अगर 8 पीरियड उनका हो रहा है तो उसमें एक पीरियड गेम पीरियड होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो हमें कभी भी 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसे चुनना है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये ऑप्शन सही है हमारा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को खेल के लिए छोड़ दो और आप आराम से बैठ के अपना काम करो, नहीं। अगर बच्चा खेल रहा है तो हमें उन पे ध्यान रखना होता है कि कोई बच्चा झगड़ा ना कर ले आपस में, कोई गिर ना जाए, या फिर उनको गेम खिलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो भी टीचर की ही होती है। तो इस टीचर का कोई काम आसान नहीं होगा। यह समय बिताने में सहायक होगा। बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो समय बिताने नहीं आ रहा है, वो पढ़ने आ रहा है, कुछ सीखने आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से ये होगा, बच्चे जब आपस में खेलेंगे, अगर घर पे बच्चा होता है तो वो अकेले खेलता है या फिर अपने भाई बहन के साथ खेलता है। लेकिन क्लास में जब स्कूल में बच्चा आता है तो वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेलता है, मीन्स कि अपने पूरे क्लासमेट्स के साथ खेलता है। तो उनमें एक सहयोग की भावना आती है और फिर उनका शारीरिक जो संतुलन है, शारीरिक विकास भी होता है उससे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सैमपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो अगर विद्यार्थियों की रुचि, इंटरेस्ट हमें लाना है स्टूडेंट्स को, कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कहानी कहना।
बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी बच्चे को अगर हम कहानी के थ्रू किसी भी बात को समझाते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कहानी कहना। और रुचि बनाने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट हमें अगर डेवलप करना है किसी भी चीज़ में, तो हमें उन्हें कहानी कहकर, कहानी मीन्स की स्टोरी टेलिंग मेथड से ही पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो हमें मैंने पहले भी कहा है कि हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है इसमें से। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अनुशासन बनाए रखना भी कक्षा में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछा कि इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगर कोई टीचर है तो उसका सबसे मेन रोल यही है कि अगर विद्यार्थी को कोई कठिनाई हो रही है तो वो उसे दूर करे। अनुशासन तो बनाए रखना उनका काम है, लेकिन सबसे मेन उनका रोल क्या है, सबसे फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी क्या है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उस चीज को समझाए। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हम मानसिक विकास भी कहते हैं, तो वो सबसे अच्छा कहाँ डेवलप होगा? कॉग्निशन मीन्स की मानसिक विकास भी हम इसको कह सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा मानसिक विकास बच्चे का कहाँ होगा? ऑडिटोरियम में होगा, खेल के मैदान में होगा, या फिर कक्षा में होगा, विद्यालय में होगा, या गृह में होगा? तो घर पे जो होता है बच्चों का, गृह में जो घर पे होता है वो सामाजिक विकास होता है बच्चों का। सामाजिक विकास घर पे बहुत अच्छे से तरह से होता है। बच्चा अपने माता पिता से या फिर अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से वो सीखता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना आती है, तो हम इसे सामाजिक विकास कह सकते हैं। ऑडिटोरियम में उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो सकता है। खेल के मैदान में भी शारीरिक विकास अच्छे से हो सकता है, लेकिन जो मानसिक विकास होगा वो विद्यालय एवं कक्षा में होगा। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, जो संज्ञानात्मक विकास होगा, वो सबसे अच्छा विद्यालय में या फिर कक्षा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बताएंगे। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, आप उनको फोर्स करेंगे कि वो पढ़े? तो नहीं, हम बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ना ही उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। अगर हम उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे, तो वो विद्यार्थी जो भी कुछ स्कूल आ रहे हैं सीखने के लिए, वो भी वो नहीं सीख पाएंगे। उन्हें चेतावनी देंगे। हमें बच्चे को चेतावनी नहीं देना है, डराना नहीं है। हमें बच्चे को प्यार से समझाना है, ना ही उनको पनिशमेंट देना है कोई भी। हम क्या करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। उनकी रुचि जिस चीज में है, उनको अगर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो हम उन्हें एज ए स्टोरी टेलिंग मेथड से हम उनको वो चीज सिखाएंगे। उनको अगर किसी चीज का मॉडल देखना पसंद है, मीन्स कि हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी हम उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि हर एक बच्चा क्लास में बैठने के लिए मतलब बैठना चाहे कि हाँ, हम क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा बोर ना हो क्लास में, और सबको इंटरेस्ट ले हर चीज में। वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्हें उनकी रुचि के अनुसार हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि इंटरेस्ट है उनका, ऐसा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड होता है हमारा, वो किस तरह का शिक्षण साधन है? मीन्स कि हम जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को,
तो अलग अलग शिक्षण सामग्री यूज करते हैं, मीन्स कि मॉडल यूज करेंगे, चार्ट पेपर यूज करेंगे, ऑडियो क्लिप्स यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे क्या करें, इंटरेस्ट ले उस चीज में, उसको अच्छे से सीख सके। तो हमें बताना है श्यामपट्ट कौन सा शिक्षण साधन सामग्री है। श्रव्य साधन, श्रव्य वो हो सकता है जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेडियो, ऑडियो क्लिप्स। हम बच्चे को रेडियो पे कुछ सुना दिए या फिर किसी की ऑडियो क्लिप सुना दिए, रिकॉर्डिंग सुना दिए, तो वो क्या हो जाएगा, श्रव्य साधन हो जाएगा। दृश्य साधन, जिससे बच्चा देख सके, देख के सीख सके, जैसे कि श्यामपट्ट, श्यामपट्ट क्या हो गया, दृश्य साधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। श्यामपट्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, चार्ट पेपर हो जाएगा, ये सारे दृश्य साधन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। दृश्य श्रव्य साधन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको सुनाई भी दे रहा है और आप देख भी रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये क्या है, दृश्य श्रवण साधन है। तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो जो ब्लैक बोर्ड इसमें पूछा गया, ब्लैक बोर्ड किस तरह का शिक्षण सामग्री है, तो ब्लैक बोर्ड दृश्य साधन शिक्षण सामग्री है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं, और आप अपने स्कोर्स जरूर शेयर करिएगा कमेंट में कि 20 में से आपको कितने मार्क्स में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।